मिले सुर मेरा तुम्हारा। बहुत दूर नहीं, कुछ वर्ष पूर्व ही सन 2015 की बात है। भारत में राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे। देश नए संकल्पों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा था। तभी प्रधानमंत्री की दूरगामी दृष्टि ने देख लिया था कि भारत को विश्व पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विदेशों से संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे पहले उन्होंने अपनी ही जैसी संस्कृति और परंपरा वाले अति कर्मठ देश जापान को चुना। उनकी जापान यात्रा ने मेरे मन में कहीं न कहीं वर्षों पूर्व की जापान यात्रा की यादें ताजा कर दी। तदर्थ इस यात्रा संस्मरण का जन्म हुआ। वैसे मैं हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर से लेकर अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, दुबई, इंग्लैंड तक अनेक देशों की यात्रा कर चुकी हूँ, परंतु इन सब में जापानियों की राष्ट्रभक्ति, उनकी कर्मठता, उनकी संकल्प शक्ति, उनकी चारित्रिक दृढ़ता, विपरीत परिस्थितियों में दोबारा दृढ़ता से और तेजी से अनुशासन पूर्वक उठ खड़े होने की प्रवृत्ति ने तब भी मुझे प्रभावित किया था और आज भी, जब वह विश्व पटल पर पूरी तरह स्थापित हो चुका है, आधुनिकता की दौड़ में आगे निकल चुका है। उस यात्रा की यादें मेरे जहन में सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा ने आज के जापान और पूर्व के जापान के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये सही है कि आज वहाँ समाज बदल गया है। आज वहाँ अविवाहित महिलाओं की समस्या बढ़ रही है। कामकाज की धुन में व्यस्त युवतियों को पता ही नहीं चलता कि बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। कामकाजी माता पिताओं के बच्चे 2 महीने की छोटी आयु से ही बेबी होटलों में दाखिला ले लेते हैं और बढ़ती उम्र के लोग ओल्ड होटलों में। अक्सर दोनों की दीवारें सटी होती हैं। अपने घरों से दूर बच्चों और बूढ़ों का एक अलग संसार बसा होता है। फिर भी साकुरा के पेड़ जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चेरी फूलती है तो चारों ओर गुलाबी चादर बिछ जाती है। झुंड के झुंड पर्यटक हंसते, गाते, खिलखिलाते और चारों तरफ बिखरे सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। हर माँ अपनी बेटी को गुड़ियों के त्योहार पर पारंपरिक गुड़ियों का सेट भेंट में देती है। गुड़ियों के त्योहार से लेकर वयोवृद्ध सम्मान दिवस तक हर राष्ट्रीय पर्व आज भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। चायोत्सव की संध्याएं वैसे ही सजती हैं और मंदिरों की घंटियां आज भी वैसे ही बजती हैं। वर्ष का प्रथम दर्शन, सूर्य दर्शन की परंपरा आज भी वहां जीवित है। यहाँ तक कि पुष्प सज्जा में भी उन्होंने अपनी पहचान अभी तक कायम रखी है। और यही जापानियों की विशेषता है। अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति वे आज भी संवेदनशील हैं, समर्पित हैं। मन से अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति वे आज भी जुड़े हैं, चाहे तन से वे आधुनिक रहन सहन शैली अपना चुके हों। आज जापान और भारत एक दूसरे की मैत्री के पक्षधर हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री की मुलाकात कोई सामान्य घटना नहीं थी और न ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भारत दौरा कोई साधारण बात। ये था एशिया की 2 महाशक्तियों का शांति, विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर परस्पर बातचीत करने हेतु महामिलन। इसका प्रतिफल हम देख रहे हैं। कई वर्षों से जापान ने भारत में विकास के साझेदारी के रूप में जो सहयोग दिया है, उसमें कम लागत में ही उत्तम गुणवत्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तथा आधिकारिक क्षमता में उत्पादन प्रमुख रहा है। दिल्ली मेट्रो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा और वहां के प्रधानमंत्री के भारत आने के बीच अनेक महत्वपूर्ण समझौते हुए, जो नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, विज्ञान तथा कला संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हैं। इससे पता लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों में कितनी गर्माहट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जापान के योगदान की चर्चा किए बगैर ये बात अधूरी छूट जाएगी। बुलेट ट्रेन परियोजना पर जापान ने कुछ मामूली शर्तों पर भारत को 88,000 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया है।
जिसकी वार्षिक ब्याज दर 0.1% है और इसे चुकाने के लिए 50 वर्षों का समय सुनिर्धारित किया गया है। निश्चित रूप से मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ती हुई ट्रेन की इस प्रस्तावित परियोजना से भारत को बहुत लाभ पहुंचेगा। आज भारत नई संकल्प शक्ति के साथ वैश्विक धरातल पर बहुत तेजी से उभर रहा है। शांति एवं विकास के क्षेत्र में भी भारत की अग्रणी भूमिका रही है। जापान तथा भारत न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं और मानवाधिकारों पर एक जैसी सोच रखते हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएं भी एक दूसरे से गहरा मेल रखती हैं। उन समानताओं को पाठकों के साथ साझा करना ही इस कृति का मूल ध्येय है। चेरी फूले मधुमास के सृजन और साज श्रृंगार में बहुत से लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। जापान के खूबसूरत चित्र उपलब्ध कराकर जापान फाउंडेशन लाइब्रेरी ने इस कृति के सौंदर्य में जो श्रीवृद्धि की है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इसी प्रकार श्री दीपक श्रीवास्तव और श्री अमित झा ने भी इस कृति में मन संकल्प से योगदान दिया। मैं श्री कृष्ण कुमार दीक्षित जी की विशेष रूप से ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे ओरिगामी और जापानी लोक संस्कृति के संबंध में सूक्ष्मतम जानकारियां दी। दीक्षित जी ने ओरिगामी को भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में लोकप्रिय बनाने हेतु अतुल्य यत्न किए हैं। न सिर्फ यही, उन्होंने ओरिगामी को भारतीय योग, दर्शन और मोक्ष से जोड़कर देखने की भी पहल की है। कृति की सुंदर रूप सज्जा और प्रस्तुति के लिए मैं आर्ट डिजाइनर श्री वीरेंद्र चौहान की विशेष रूप से ऋणी हूँ। उनके यत्न, लगन और संकल्प की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। शुभकामनाओं सहित शीला झुंझुनवाला।